सभी को नमस्कार। अब तक हम ऊष्मा और ताप वाले टॉपिक में ताप की अवधारणा पढ़ चुके थे कि ताप के पैमाने अलग अलग क्या होते हैं। ऊष्मा की बात की, विशिष्ट ऊष्मा की बात की, गुप्त ऊष्मा की बात की, और लास्ट क्लास के एंड में हमने ऊष्मीय प्रसार की बात की, थर्मल एक्सपांशन की बात की। ऊष्मीय प्रसार को ही अब थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। तो आगे बात करते हैं हम ऊष्मा या हीट। टॉपिक चल रहा था हमारा, ताप वगैरह के बारे में भी पढ़ चुके थे। अब आगे बात करते हैं ऊष्मा और ताप में ऊष्मीय प्रसार को ही आगे कंटिन्यू करते हुए दैनिक जीवन में इसके और अनुप्रयोगों की बात करते हैं। कुछ उदाहरण हमने देखे थे। ऊष्मीय प्रसार या थर्मल एक्सपांशन हमने ये तो देखा था कि ऊष्मीय प्रसार कैसे होता है। कुछ उदाहरण भी देखे थे, चाहे रेलवे पटरियों की बात की, चाहे बिजली के तारों को बांधने की बात की हमने। अब इसमें थोड़ा सा और आगे अगर हम बात करें तो देखें, कोई भी पदार्थ को, कोई भी पदार्थ ठोस, द्रव, गैस कैसा भी है, छोटे छोटे अणुओं, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जब हम इसे ऊष्मा देते हैं, हमने इसको मान लिया कि ताप के रूप में हमने इसको क्या दी, ऊष्मा दी। तो ऊष्मा देने पर क्या होता है, ये जो अणु और परमाणु होते हैं ऊष्मा अवशोषित करके धीरे धीरे कंपन करने लगते हैं, और हम देखते हैं कि अवस्था परिवर्तन को छोड़कर, ठीक है, अवस्था परिवर्तन के अलावा, अवस्था परिवर्तन को छोड़कर जब भी हम किसी वस्तु को ऊष्मा देते हैं तो उसके आयतन में प्रसार होता है। अब ये जो ऊष्मीय प्रसार हो रहा है, यहां पर मैंने एक शब्द यूज किया, आयतन प्रसार। जैसे मैं तीन वस्तुएं लेता हूं, देखो, एक तो ये लंबी सी छड़ है जिसकी लंबाई की तुलना में इसकी मोटाई और चौड़ाई क्या है, नगण्य है। यानी लगभग इसको एक विमीय मान सकते हैं कि लंबाई बहुत ज़्यादा है। फिर मैं एक ऐसी प्लेट लेता हूं जिसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, लेकिन मोटाई बिल्कुल नगण्य है, ठीक है। और एक मैं ऐसा पदार्थ लेता हूं, इस तरह से ये ठोस क्यूब लेता हूं, घन लेता हूं, जहां इसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों विमाएं हैं। जब मैं बात करता हूं यहां पर इसको मैं ऊष्मा दूंगा तो देखो इसकी केवल लंबाई में वृद्धि होगी, मोटाई और चौड़ाई में भी वृद्धि होती है, लेकिन वह क्या होता है, नगण्य, नेग्लिजिबल होती है। अगर मैं इस एक ठोस प्लेट को, जिसकी कुछ लंबाई है, चौड़ाई है, प्लेट है, अगर मैं इसको गर्म करता हूं तो इसकी कुछ लंबाई में वृद्धि होगी, कुछ चौड़ाई में भी वृद्धि होगी, यानी दो विमाओं में वृद्धि हो रही है। और अगर मैं इस घन या क्यूब की बात करूं तो इसमें जब हम इसको ऊष्मा देते हैं तो ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी तीनों विमाओं में वृद्धि दर्शाता है। जब केवल एक ही विमा में, यानी इसकी बात करूं तो इसके लंबाई में वृद्धि को हम कहते हैं रेखीय प्रसार, लीनियर एक्सपांशन कहते हैं। रेखीय प्रसार या क्या कहता है, लीनियर एक्सपांशन। अगर मैं बात करूं इस ठोस प्लेट की, तो जब इसको गर्म करते हैं तो इसके क्षेत्रफल में प्रसार होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं, ठीक है। क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि हुई है तो क्या कह दिया, क्षेत्रीय प्रसार, क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है। और जब हम यहाँ बात करते हैं इस क्यूब की, तो हम यहाँ बात करेंगे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में प्रसार हो रहा है, इसे वॉल्यूम एक्सपांशन या आयतन प्रसार कह देंगे। अच्छा, ये तो बात हुई ठोस की। ठोसों में हम इस प्रकार के तीन प्रसार देखते हैं। जब मैं बात करूं द्रव और गैस की, तो द्रव और गैस में हमेशा ध्यान रखना केवल आयतन प्रसार होता है। भाई ऐसा कोई द्रव, या जैसे मान लीजिए पानी को हम कहीं पर गर्म कर रहे हैं, तो कह सकते हैं क्या कि पानी की केवल लंबाई में वृद्धि हुई? भाई वहां पर तो वृद्धि पूरे आयतन में होती है,
ठीक है, या ऐसे भी नहीं कह सकते कि पानी के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई। ठीक है, ये तो ठोस प्लेट थी तो इसकी लंबाई है, चौड़ाई भी है, कह सकते हैं कि उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हुई। लेकिन जब उधर बात करता हूं आयतन प्रसार की, तो सुनना आप, देखो ठोसों में रेखीय, क्षेत्रीय और आयतन प्रसार तीनों संभव है, जबकि द्रवों और गैसों में क्या होता है, केवल और केवल आयतन प्रसार होता है। एक एक करके इनकी बात करते हैं। पहले ठोसों में प्रसार की बात करते हैं, फिर द्रव और गैस की बात करेंगे। ठीक है, तो चलें इनके बारे में। ऊष्मीय प्रसार के बारे में काफ़ी बात अपन ने पहले भी की थी, और अब थोड़ा इसको और आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। तो यहाँ देखते हैं हम ऊष्मीय प्रसार में पहले एक लाइन लिखते हैं कि जब किसी वस्तु को ऊष्मा देते हैं, तो इसके अणु, या तो ऐसे लिख सकते हैं कि तो इसमें उपस्थित अणु एवं परमाणु ऊष्मा अवशोषित कर कंपन करते हैं। अपन ने बात की है, ठीक है, इसके बारे में, उसी को ही थोड़ा अपन डिटेल में बात करते हैं, जिससे पदार्थ में या जिससे वस्तु में ऊष्मीय प्रसार होता है। ठीक है, पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूं ठोसों में ऊष्मीय प्रसार, थर्मल एक्सपांशन इन सॉलिड्स। ठोसों में ऊष्मीय प्रसार, या चलो एक पहले लाइन लिख देता हूं ताकि ठोस, द्रव, गैस तीनों की तुलना हो जाएगी। तो यहाँ लिख सकते हैं हम कि ठोसों में रेखीय प्रसार, या इसे कहते हैं लीनियर एक्सपांशन, ठोसों में रेखीय प्रसार, लीनियर एक्सपांशन, क्षेत्रीय प्रसार, एरिया एक्सपांशन, व आयतन प्रसार, वॉल्यूम एक्सपांशन, तीनों देखे जाते हैं।
जबकि द्रवों व गैसों में केवल आयतन प्रसार होता है। केवल आयतन प्रसार होता है। ठीक है। अब यहां पर ठोसों में जो रेखीय, क्षेत्रीय और आयतन प्रसार है, इन दिनों की बात करते हैं। द्रवों और गैसों में कोई विशेष, क्योंकि चूंकि वहां पर आयतन प्रसार है। हाँ, द्रवों में हम जल की बात करेंगे कि जल क्यों असामान्य प्रसार दर्शाता है, इसकी बात जरूर करेंगे। तो आगे ऊष्मीय प्रसार या थर्मल एक्सपांशन में देखा हमने कि कहाँ कैसे क्या तो होता है ऊष्मीय प्रसार, और द्रव, गैस और ठोसों में किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले मैं ठोसों में ऊष्मीय प्रसार की बात कर रहा हूं। ठोसों में ऊष्मीय प्रसार वही तीनों हैं जो रेखीय, क्षेत्रीय और आयतन प्रसार। रेखीय प्रसार। अब थोड़ा सा मैथमेटिकल चीजें यहां पर आएंगी, घबराना नहीं है, ठीक है। रेखीय प्रसार या लीनियर एक्सपांशन की बात करूं तो जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कोई बहुत पतली सी इस तरह से ठोस रॉड के समान संरचना थी, ठीक है। पतली है लेकिन ठोस, लंबी रॉड के समान संरचना है। अब मैं इसको ऊष्मा देता हूं जिससे इसके तापमान में परिवर्तन कितना हो जाता है, डेल्टा टी। ये क्या है, ताप में परिवर्तन, ठीक है। प्रारंभिक लंबाई इसकी मैं मान लेता हूं L0, मान लेता हूं L0 प्रारंभिक लंबाई थी, ठीक है। जब मैं इसका तापमान डेल्टा टी बढ़ाता हूं, तापमान में परिवर्तन वृद्धि करता हूं, तो अब इसकी लंबाई कुछ बढ़ जाती है। तो जो लंबाई बढ़ गई उसे कहते हैं एल टी, यानी टी तापमान बढ़ाने पर जो अब लंबाई में वृद्धि हो गई वो कितनी हुई, एल टी हो गई, ठीक है। अब फाइनल इसकी लेंथ कितनी हो गई है, एल टी। पहले कितनी थी, एल नॉट, अब कितनी है, एल टी। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो देखो, सबसे पहले बेसिक बात है, रेखीय प्रसार केवल एक विमा में वृद्धि होगी। यानी एक पतली सी रॉड है जिसको मैं गर्म कर रहा हूं तो केवल उसकी लंबाई में वृद्धि हो रही है। आइडियली ऐसा होता नहीं, ठीक है। बट क्या है कि इसकी लंबाई में वृद्धि सबसे ज्यादा है मोटाई और चौड़ाई की तुलना में, इसलिए मैं यहां पर केवल क्या मान रहा हूं कि इसकी लंबाई में वृद्धि हुई। यानी रेखीय प्रसार में लिख सकता हूं मैं कि एक विमीय, बिकॉज एक ही डायमेंशन में, केवल लंबाई में ही, न चौड़ाई में न मोटाई में, केवल किस में परिवर्तन हुआ, लंबाई में। तो लिख सकते हैं एक विमीय ऊष्मीय प्रसार है। ठीक है। यहां पर एल नॉट और एल टी, क्या इसको भी मैं लिख देता हूं डेल्टा टी, तो ताप में परिवर्तन। एल नॉट क्या था इसका, प्रारंभिक लंबाई, ठीक है। एल टी क्या हो जाएगा, टी ताप बढ़ाने पर लंबाई, टी ताप बढ़ा दिया तो अब कितनी हो गई, देखा एल टी हो गई। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं एल टी में से एल नॉट घटा दूं, इसे मैं किससे डिनोट करता हूं, डेल्टा एल से। डेल्टा एल का मतलब क्या है कि लंबाई कितनी बढ़ी है। देखो
बाद में कितनी हो गई एल टी, पहले कितनी थी एल ज़ीरो या एल नॉट, तो एल टी में से एल नॉट घटा दूं, मेरे पास लंबाई में होने वाला परिवर्तन आ गया। अब यहां पर एक बात करते हैं, देखना थोड़ा सा अब मैथमेटिकल चीज आएंगी। अगर मैं बात करूं कि इसकी टी तापमान बढ़ाने पर लंबाई कितनी होगी, तो ये होगी एल नॉट प्लस एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। फॉर्मूला है, ध्यान रखें। एल टी जैसे मैंने एल टी जैसे मैंने आपको बताया कि टी तापमान पर इसकी लंबाई कितनी है एल टी, प्रारंभिक लंबाई कितनी है एल ज़ीरो, ठीक है, और गुणा किससे कर रहे हैं 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी से। अब यहां पर एक चीज नहीं आ गई, ये अल्फा, कि सर ये अल्फा क्या है, अल्फा क्या है, तो अल्फा की बात करें, ये रेखीय प्रसार गुणांक, लीनियर एक्सपांशन कोएफिशिएंट, गुणांक बोले तो कोएफिशिएंट, लीनियर एक्सपांशन कोएफिशिएंट। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा अगर मैं गुणा करके चेंज वगैरह करूँ तो देखो एल टी एल ज़ीरो माइनस एल टी माइनस एल ज़ीरो हो जाएगा डेल्टा एल, जो इधर मैंने लिखा है, बराबर एल नॉट अपॉन एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, सॉरी डेल्टा एल बराबर हो जाएगा एल नॉट अपॉन अल्फा डेल्टा टी, वापस लिख देते हैं इसको, एल टी माइनस एल नॉट तो हो गया डेल्टा एल बराबर एल नॉट अपॉन अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। ये जो लंबाई में परिवर्तन हुआ है, कितना लंबाई में परिवर्तन हुआ है, इसकी प्रारंभिक लंबाई यानी डेल्टा एल सॉरी थोड़ा सा इसको चेंज करके लिख रहा हूं, एल नॉट बराबर डेल्टा एल अपॉन अल्फा डेल्टा टी। तो अगर यहाँ पर हम बात करें कि प्रारंभिक और अंतिम लंबाई की, तो यहाँ पर हमने देखा कि डेल्टा एल और एल नॉट में संबंध आया, एल नॉट बराबर डेल्टा एल अपॉन अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। अगर मैं पक्षांतरण करूं तो अल्फा क्या आ जाएगा, देखो अल्फा बराबर डेल्टा एल अपॉन एल नॉट यानी प्रारंभिक लंबाई गुणा डेल्टा टी। अगर थोड़ा सा पक्षांतरण कर दिया और कुछ नहीं किया है, तो ये आपके पास जो रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा बराबर डेल्टा एल गुणा एल नॉट इंटू डेल्टा टी, ये रेखीय प्रसार गुणांक केवल इसका प्रयोग देखो रेखीय प्रसार में किया है, केवल इसकी लंबाई में परिवर्तन के लिए किया है, और कोई नहीं, न मोटाई में यानी क्षेत्रफल भी नहीं, आयतन भी नहीं, केवल लंबाई में परिवर्तन को देखो किस तरह से डिनोट किया है कि टी तापमान पर इसकी लंबाई क्या होगी एल नॉट यानी प्रारंभिक लंबाई गुणा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, ताप में कितना परिवर्तन किया, और अगर मैं बात करूं अल्फा क्या है, ये क्या है रेखीय प्रसार गुणांक। अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट को खोलकर L0 गुणा L0 अल्फा डेल्टा टी कर दूं, ये L0 इधर जाएगा, LT माइनस L0 ये क्या हो जाएगा डेल्टा एल, ठीक है, और एल नॉट अल्फा डेल्टा टी ये नीचे आ जाएगा, अल्फा डेल्टा टी बच जाएगा एल नॉट, ये रख दिया, पक्षांतरण किया तो अल्फा क्या आ गया डेल्टा एल गुणा डेल्टा एल अपॉन एल नॉट
इंटू डेल्टा टी। उस फॉर्मूले, लास्ट फॉर्मूले को देखकर अगर मैं आपसे रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक पूछता हूं या इसकी परिभाषा पूछता हूं, दोनों आ सकते हैं। देखो, परिभाषा के लिए मैंने आपको बताया हमेशा क्या करो, बटे वाली राशियों को एक कर दो। एल नॉट क्या है, प्रारंभिक लंबाई, डेल्टा टी क्या है, तापमान में परिवर्तन। तो सुनना, देखो 1 मीटर लंबे तार के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस का परिवर्तन करने पर तार में होने वाली लंबाई में वृद्धि उसका क्या कहलाती है, रेखीय प्रसार गुणांक। वापस सुनना, देखो वापस बता रहा हूं, जब भी इस तरह से फॉर्मूला मिले बटे वाली राशियों को क्या कर दो, एक कर दो। तो एल नॉट क्या हो गया, 1, डेल्टा टी क्या हो गया, 1 मीटर लंबे तार के तापमान में वृद्धि 1 डिग्री सेल्सियस करने पर तार के लंबाई में होने वाली वृद्धि उसके रेखीय प्रसार गुणांक के बराबर होती है। ये तो आ गई इसकी परिभाषा। अब इसके मात्रक की बात अगर मैं करूं तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये ऊपर क्या है, डेल्टा एल। डेल्टा एल लंबाई किस में नापेंगे, मीटर में, ये लो मीटर, बटा एल जीरो प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई को भी किस में नापेंगे, मीटर में, ये लो मीटर, गुणा डेल्टा टी। चाहे तो तापमान को केल्विन में ले लो, चाहे तो डिग्री सेल्सियस में ले लो। तो बच क्या जाएगा यहाँ पर, देखो मीटर से कट जाएगा मीटर, क्या बच गया, 1 डिग्री सेल्सियस या प्रति डिग्री सेल्सियस या प्रति केल्विन लिख सकते हैं। तो ये रेखीय प्रसार केवल एक हुआ है। अभी क्षेत्रीय प्रसार में अपन क्या करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं, देखो यहीं से जोड़ के अभी बता देता हूं। यहां पर एक विमीय ऊष्मीय प्रसार है, वो कितना विमीय हो जाएगा, द्विविमीय, लंबाई और चौड़ाई दोनों। यहां लंबाई की बात कर रहे हैं, वहां उस प्लेट के लिए क्षेत्रफल की बात करूंगा। प्रारंभिक लंबाई L0, वहां पर प्रारंभिक क्षेत्रफल A0 हो जाएगा। T तापमान पर इसकी लंबाई LT हो गई, वहां पर क्षेत्रफल क्या कर दूंगा, AT कर दूंगा। डेल्टा टी की बात करूं तो तापमान में परिवर्तन वहां पर भी रहेगा। L नॉट प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक क्षेत्रफल आ जाएगा। LT टी ताप बढ़ाने पर लंबाई, तो टी ताप बढ़ाने पर क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, AT हो जाएगा। दोनों में परिवर्तन डेल्टा ए हो जाएगा। तो यहां पर अल्फा यानी रेखीय प्रसार गुणांक की जगह आ जाएगा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, क्योंकि अब रेखीय वृद्धि नहीं, क्षेत्रफल में वृद्धि अल्फा से नहीं, अब क्षेत्रफल में बीटा से दर्शाऊंगा। ठीक है, तो पहले अल्फा की परिभाषा और अल्फा का मात्रक लिख लेते हैं। ठीक है, इसी फॉर्मूले को मैं आगे लिख रहा हूं, ध्यान देना। ये जो अल्फा बराबर डेल्टा एल अपॉन एल नॉट डेल्टा टी, अल्फा बराबर अल्फा बराबर, जैसे हमने पीछे लिखा था, डेल्टा एल अपॉन एल नॉट, डेल्टा एल अपॉन एल नॉट इंटू डेल्टा टी। ठीक है, लंबाई में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक लंबाई गुणा क्या हो जाएगा, तापमान में परिवर्तन। प्रारंभिक लंबाई बटा सॉरी, ऊपर तो लंबाई में परिवर्तन आएगा ना, बटा प्रारंभिक लंबाई गुणा तापमान में वृद्धि। ठीक है, ये रेखीय प्रसार गुणांक, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। थोड़ा सा
मैथमेटिकल आ जाता है यहाँ पर, कैलकुलेशन या थोड़ा सा न्यूमेरिकल बनने की संभावना रह सकती है। कैसे परिभाषित करूंगा, देखो, प्रारंभिक लंबाई 1 मीटर, तापमान में वृद्धि 1 मीटर। 1 मीटर लंबे तार के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने पर तार की लंबाई में परिवर्तन उसके रेखीय प्रसार गुणांक के बराबर होती है। लिख सकते हैं, परिभाषा देने के लिए इस तरह से साधारण सिंपल तरीका, एक एक कर दो नीचे, ठीक है। 1 मीटर लंबे तार का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर तार की लंबाई में होने वाला परिवर्तन तार का रेखीय प्रसार गुणांक कहलाता है। ठीक है। अगर इसके मात्रक की बात करें अगर, तो क्या हो जाएगा, निकाला था हमने 1/डिग्री सेल्सियस या 1/केल्विन, या इसे प्रति डिग्री सेल्सियस या प्रति केल्विन भी कह सकते हैं। ठीक है, दोनों ही सही है। तो ये तापमान में वृद्धि करने पर रेखीय प्रसार क्या होता है, इसकी बात की। अब देखो, क्षेत्रीय और आयतन प्रसार में मैंने कहा ना, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। क्षेत्रीय प्रसार, क्षेत्रफल में वृद्धि, अल्फा की जगह आ जाएगा बीटा, डेल्टा एल की जगह अब क्षेत्रफल लिखना है, लंबाई नहीं, तो यहाँ पर क्षेत्रफल एरिया ए लिखूंगा, डेल्टा ए अपॉन प्रारंभिक लंबाई, अब आ जाएगा प्रारंभिक क्षेत्रफल ए नॉट आ जाएगा एल नॉट की जगह, तापमान में परिवर्तन वही है। ठीक है, तो लिख सकते हैं आगे। हमने पहला लिखा रेखीय प्रसार, लीनियर एक्सपांशन, वैसे इंग्लिश में पहले अपन ने लिख लिया था। ठीक है, तो रेखीय प्रसार के बाद आगे बात करते हैं क्षेत्रीय प्रसार की। दूसरा हो जाएगा क्षेत्रीय प्रसार। क्षेत्रीय प्रसार की अगर मैं बात करूं, देखो, लंबाई और चौड़ाई दोनों में परिवर्तन, यानी इसे द्विविमीय, 2 डायमेंशनल, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई यानी 2 डायमेंशंस में चेंज होगा, द्विविमीय प्रसार भी कहते हैं, 2 डायमेंशनल एक्सपांशन। अब इसको अगर मैं परिभाषित करूं तो देखो, ऐसे समझने के लिए हम देखते हैं, एक कोई ये प्लेट है जिसकी कुछ लंबाई है और जिसकी कुछ चौड़ाई है। ठीक है, यानी इसका क्षेत्रफल मैं मान लेता हूं, इसका प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना है, वहां प्रारंभिक लंबाई मानी, यहां प्रारंभिक क्षेत्रफल मान लेते हैं, ए नॉट। ठीक है, ताप में परिवर्तन वैसे वृद्धि ही कर रहे हैं। ठीक है, ये कितना है, मान लिया डेल्टा टी, फिर लिख सकते हैं टी ताप बढ़ाने पर क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ए टी लिख देते हैं। ठीक है, एरिया, और ये कितने तापमान पर, टी तापमान पर।
क्षेत्रीय प्रसार में। अब देखें आगे। अब यहाँ पर जैसे हमने देखा लंबाई यानी रेखीय प्रसार के संदर्भ में देखा था LT, तो यहाँ आ जाएगा E0 1 प्लस बीटा। देखो अल्फा की जगह क्या आ गया, बीटा आ गया है, L की जगह क्या आ गया, E आ गया। तो यहाँ से अगर मैं प्राप्त करना चाहूँ बीटा, क्या हो जाएगा, डेल्टा A अपॉन A0 गुणा डेल्टा T। जस्ट पीछे वाले सूत्र से तुलना करके बता रहा हूँ, देखना। वहां पर अल्फा है, यहां पर क्या आ गया, बीटा आ गया। ठीक है, यहां पर क्या आ गया, बीटा। वहां पर क्या था, डेल्टा L यानी लंबाई में परिवर्तन, यहां क्या आ गया, डेल्टा A यानी क्षेत्रफल में परिवर्तन। यहां पर था L0 यानी प्रारंभिक लंबाई, यहां क्या आ गया, A0 यानी प्रारंभिक क्षेत्रफल। वहां क्या था, डेल्टा T यानी तापमान में वृद्धि, यहां पर डेल्टा T तापमान में वृद्धि। ठीक है, ये यहां पर आपके पास ये जो बीटा आया है, ये बीटा क्या कहलाएगा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। वो रेखीय प्रसार गुणांक था, ये क्या कहलाएगा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। परिभाषित कर दें इसको, कैसे, देखो तरीका वही है। इकाई क्षेत्रफल वाले किसी प्लेट का तापमान T यानी 1 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा T अपने को क्या करना है, एक करना, दोनों को एक एक करना। तो 1 मीटर स्क्वायर रख सकते हैं। 1 मीटर स्क्वायर या इकाई क्षेत्रफल वाले किसी प्लेट का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, दोनों को एक एक कर दिया, उसके क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहलाती है। लिख सकते हैं। अच्छा, इसका भी मात्रक यहीं से देख लेते हैं। ऊपर क्षेत्रफल, नीचे क्षेत्रफल, ऊपर मीटर स्क्वायर, नीचे मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, बटे में क्या बच गया, डेल्टा T। यानी इसका भी मात्रक क्या आएगा, 1 बटा डिग्री सेल्सियस या प्रति डिग्री सेल्सियस, 1 बटा केल्विन या प्रति केल्विन। ठीक है, लिख सकते हैं। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या होता है, लिखवा रहा हूं। सूत्र को देख के ही परिभाषा देनी है कि इकाई क्षेत्रफल, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, या वन मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली प्लेट का तापमान, टेम्परेचर, डेल्टा T 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डेल्टा T को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर प्लेट के क्षेत्रफल में वृद्धि प्लेट के क्षेत्रफल में वृद्धि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक के बराबर होती है। ठीक है, और इसका भी मात्रक लिख लें। वैसे कोई नया तो है नहीं, बट लिख लेते हैं। के बोले तो केल्विन प्रति डिग्री सेल्सियस या प्रति केल्विन। ठीक है, तो रेखीय प्रसार के बाद क्षेत्रीय प्रसार भी हो गया, द्विविमीय प्रसार। अब मैं वो तीसरी वस्तु जो मैंने आपको पहले ही बताई थी कि किस तरह से रेखीय प्रसार के बाद क्षेत्रीय प्रसार पड़ा, अब हम पढ़ेंगे एक त्रिविमीय वस्तु जिसको गर्म करेंगे। जैसे एक मैं ये क्यूब ले लेता हूं,
जिसकी कुछ लंबाई भी है, कुछ चौड़ाई भी है और कुछ मोटाई भी है। तो जब मैं इसको गर्म करूंगा तो इसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तीनों विमाओं में वृद्धि होती है, यानी पूरे आयतन में वृद्धि होती है। तो इसे आयतन प्रसार कह देंगे, रेखीय, क्षेत्रीय और अब क्या आ गया, आयतन प्रसार। इस आयतन प्रसार के लिए मैं लिख सकता हूं कि एक द्वि के बाद अब त्रिविमीय, 3 डायमेंशनल एक्सपांशन, त्रिविमीय प्रसार। ठीक है, यहां पर भी देख लेते हैं। V0 प्रारंभिक आयतन, ये 0 लिखते हैं ना किसी के भी लिए, तो वह प्रारंभिक वैल्यू को दर्शाएगा। V0 या V0 कह देते हैं। ये क्या है, प्रारंभिक आयतन। मैं इसका तापमान बढ़ा देता हूं, कितना, डेल्टा T, यानी ये तापमान में परिवर्तन। ठीक है, और VT यानी जब तापमान T बढ़ा ही दिया है तो ये T तापमान पर आयतन। ठीक है, अब यहीं पर वो जैसे अपन ने पहले दो फॉर्मूले लिखे हैं वैसे ही यहाँ पर भी आ जाएगा। VT बराबर V0 1 प्लस अल्फा आ गया, बीटा आ गया है, अब क्या आ जाएगा, गामा डेल्टा T, जिससे आपके पास गामा क्या आ जाएगा, डेल्टा V अपॉन V0 इंटू डेल्टा T। अल्फा, बीटा, गामा तीनों आ गए, कंपेयर कर लो। वैसे ये गामा क्या है, आयतन प्रसार गुणांक। आयतन में वृद्धि बटा प्रारंभिक आयतन गुणा तापमान में वृद्धि। तुलना कर लो, यहाँ बीटा है, यहाँ गामा है, डेल्टा V डेल्टा A बटे में A0, यहाँ पर V0, डेल्टा T डेल्टा T। ये क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और ये क्या हो गया, आयतन प्रसार गुणांक। तो ठोसों में ये हमने तीनों प्रकार के परिवर्तन की बात कर ली। और लास्ट में आपके जो आयतन प्रसार गुणांक है इसकी भी परिभाषा लिख सकते हैं। वही देखना, तरीका वही है कि इकाई आयतन की वस्तु का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, ठीक है, नीचे वालों दोनों को एक एक कर दिया, इकाई का मतलब आपको पता ही है, एक बढ़ाने पर वस्तु के आयतन में हुई वृद्धि वस्तु का आयतन प्रसार गुणांक कहलाती है। गुणांक कहलाती है। ठीक है, तो ये आपके आयतन प्रसार की बात हो गई। मात्रक इसका भी सेम ही है। ठीक है, देखो V से V का मात्रक कट जाएगा, ऊपर V नीचे भी डेल्टा, भाई ऊपर डेल्टा V है नीचे V0 है तो आयतन ही, एक आयतन में वृद्धि और एक प्रारंभिक आयतन है, दोनों को ही मीटर क्यूब में या लीटर में नापेंगे। तो ऊपर वाला मात्रक नीचे वाले मात्रक से कट जाएगा, बचेगा केवल 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस या 1 अपॉन केल्विन या प्रति डिग्री सेल्सियस या प्रति केल्विन।
अब इतना ये सब पढ़ने के बाद थोड़ा सा मैं आपको इसकी परिभाषा दोनों तीनों की, केवल एक की बता दूं तो भी तीनों समझ में आ जाएंगे। देखो, मैं 1 मीटर लंबे तार को तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। इसके लिए मैं जितना भी यहाँ पर जो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर जब हम देखते हैं कि इसकी लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ, यानी अगर मैं ऐसे कहता हूं कि किसी का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक अल्फा ज्यादा, इसका मतलब क्या है? देखो मतलब क्या है, देखो दो तार लेकर इनकी तुलना कर लेता हूं। देखो अल्फा ए अल्फा बी, दो तार हैं ए और बी, इनके रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा ए और अल्फा बी है। अब मैं कहता हूं अल्फा ए ज्यादा है, यानी जो तार ए है इसका ये रेखीय प्रसार गुणांक ज्यादा। इसका मतलब क्या है? ये देखो कि ए और बी के 1-1 मीटर लंबे तार हैं, दोनों का तापमान मैंने 1-1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया है। तो जो तापमान में वृद्धि हुई, जो इसके लंबाई में वृद्धि हुई है, ठीक है, वो क्या कहलाएगी? रेखीय प्रसार गुणांक। अब देखो जो लंबाई में वृद्धि ए में क्या हुई है ज्यादा और बी में क्या हुई है कम, यानी जिसका रेखीय प्रसार गुणांक ज्यादा उसमें लंबाई में वृद्धि भी ज्यादा, और जिसमें रेखीय प्रसार गुणांक उसकी लंबाई में वृद्धि भी क्या है? कम है। सीधी सी बात है, कोई भी हो रेखीय, क्षेत्रीय या आयतन प्रसार गुणांक, यदि वस्तु के लिए ये प्रसार गुणांक का मान ज्यादा है, इसका मतलब उतना ही ताप देने पर दूसरी वस्तु की तुलना में उसकी लंबाई में, क्षेत्रफल में या आयतन में वृद्धि ज्यादा होगी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं 3 उदाहरणों की, तो देखना यहां पर पहले मैं लिखवा देता हूं ये लाइन जो अभी अपन ने समझी है कि जिस पदार्थ के लिए रेखीय, या ऐसे लिख सकते हैं ना, अल्फा बीटा या गामा के मान ज्यादा हों, उनमें ऊष्मीय प्रसार भी ज्यादा होता है, यानी जल्दी फैल जाएंगे वो, या ज्यादा फैल जाएंगे, ऐसे कह सकते हैं, ऊष्मीय प्रसार भी ज्यादा। ठीक है, और अगर मैं अल्फा बीटा गामा की इस तरह से तुलना करूं, देखना संबंध एक ही पदार्थ के लिए तो ये 1:2:3 आएगा। ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई, और लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों आ जाएगा। और एक और क्रम बता रहा हूं, इस्पात बोले तो स्टील, तांबा, पीतल, एल्यूमीनियम, इनके लिए अगर मैं बात करूं, इस्पात के लिए सबसे कम, फिर तांबा, फिर पीतल, फिर एल्यूमीनियम। ये जो सीक्वेंस है अल्फा यानी रेखीय प्रसार गुणांक का सीक्वेंस है। अल्फा का क्रम, तो देखो सबसे ज्यादा किसके लिए? एल्यूमिनियम के लिए। यानी चारों के, स्टील, तांबे और पीतल के, चारों के 1-1 मीटर के लंबे तार लूं, चारों का तापमान 1-1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाऊं, तो हम देखेंगे सबसे ज्यादा तार की लंबाई किसकी बढ़ेगी? एल्यूमिनियम की। उससे कम पीतल, उससे कम तांबा, और सबसे कम क्या होता है? स्टील। ठीक है, सबसे कम वृद्धि स्टील में देखी जाती है।
तो ये हमने ठोसों में प्रसार की बात की। फिर अगर मैं बात करूं द्रवों में ऊष्मीय प्रसार, जो कि हमने पढ़ना भी स्टार्ट किया था ऊष्मीय प्रसार। फिर पहले अपन ने देखा ठोसों में ऊष्मीय प्रसार, तीनों प्रकार देखे, रेखीय, क्षेत्रीय, आयतन, तीनों की तुलना कर ली। अब आगे बढ़ते हैं ठोसों के बाद द्रवों में ऊष्मीय प्रसार। थर्मल एक्सपांशन इन लिक्विड्स। अब जैसे कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है, कैसे सुने कि एक किसी पात्र में, लोहे, तांबे, स्टील, किसी का भी ये पात्र है, इसमें जल भर रखा है। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, ऊष्मा देते हैं या इसको गर्म करते हैं। तो हम क्या देखते हैं, इसमें जो जल होता है उसका स्तर, जल स्तर पहले तो कम होता है, यानी पहले थोड़ा सा नीचे चला जाएगा और थोड़ी देर बाद ये फिर बढ़ने लगता है, फिर ज्यादा। ऐसा क्यों हुआ, इसका क्या कारण है, इसकी बात करें तो देखना, जब हम द्रवों को इस तरह से किसी ठोस में डालकर गर्म कर रहे हैं, ठीक है, जैसे ये कोई भगोना है, कोई भी पात्र, इसमें जब गर्म किया तो गर्म करने पर पहले देखो ठोस, इनमें क्या होगा, जैसे ये भगोना था, इसमें ऊष्मा प्राप्त करके इसका थोड़ा सा आयतन बढ़ जाएगा। भाई ठोस भी तो है, भगोना खुद क्या है, ठोस है, तो उसका जैसे ही आयतन बढ़ जाएगा तो इसमें जो द्रव है उसका लेवल थोड़ा सा नीचे, यानी ऐसा मान लो भगोला थोड़ा बड़ा हो गया, पात्र जो था थोड़ा बड़ा हो जाने की वजह से अब उसमें भरा हुआ जल अब कम दिखाई देगा, यानी स्तर थोड़ा सा गिर जाता है। अब इसके बाद इसमें जितना प्रसार होना था हो गया। अब देखो अब क्या है, ये जल ये गर्म होगा और इसके आयतन में वृद्धि होगी, आयतन में वृद्धि होगी, फैलेगा तो इसका स्तर वापस बढ़ जाएगा। ये इसका कारण होता है। लिख लेते हैं कि द्रवों में केवल आयतन प्रसार होता है, द्रवों में केवल आयतन प्रसार होता है। ठीक है, वो अभी जो उदाहरण देखा अपन ने इसको भी लिख लेते हैं। किसी द्रव को पात्र में गर्म करने पर, पात्र बर्तन यूटेंसिल, द्रव का स्तर पहले गिरता है, फिर बढ़ता है। क्यों हुआ ऐसा, कारण मैंने आपको समझाया। ठीक है, अब हम बात करें द्रवों में, तो देखो द्रवों में सब में इस तरह से प्रसार होता है, आयतन प्रसार, लेकिन जल असामान्य व्यवहार करता है, या जल का असामान्य प्रसार हम 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में देखते हैं। भाई अगर मैं बात करूं यहीं पर आगे इसी द्रवों के प्रसार में ही बात कर रहा हूं, जल का असामान्य प्रसार, एबनॉर्मल एक्सपांशन ऑफ वाटर, असामान्य प्रसार, तो इसमें देखो जल के असामान्य प्रसार में देखना केवल 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में, 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में। ठीक है, अगर हम जल को गर्म करते हैं, जल को गर्म करने पर अब देखो एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट की बात करें कि भाई किसी भी द्रव को जब हम गर्म करते हैं
तो द्रवों में भी आयतन में प्रसार होगा। तो 0 से 4 ले जाने पर, जल को गर्म करने पर 0 से कहाँ तक ले गए, 4 डिग्री सेल्सियस तक। तो इसके आयतन में वृद्धि होने के बजाय आयतन में कमी होती है। ठीक है, आयतन में क्या होगी, कमी। ये असामान्य प्रसार है। और इसके अगर बात करूं घनत्व में क्या होती है, वृद्धि होती है। घनत्व में वृद्धि होती है। ठीक है, तो आयतन में तो हो गई कमी और घनत्व में वृद्धि, जबकि होना क्या चाहिए था, अगर ये साधारण अन्य द्रव की भांति कार्य करता तो व्यवहार करता तो आयतन में वृद्धि होती और घनत्व में कमी होती। ठीक है, क्योंकि ध्यान रखना m बराबर v गुणा रो, जहां रो क्या है, घनत्व है, v क्या है, आयतन है, और m क्या है, द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान अगर नियत हो जाए m, इसको नियत कर दूं तो आयतन और घनत्व एक दूसरे के क्या होते हैं, वित्त क्रमानुपाती। आयतन में कमी होगी तो घनत्व में वृद्धि होगी। ये केवल 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में ऐसा देखा जाता है। और अगर मैं बात करूं तो देखना 4 डिग्री सेल्सियस के बाद अब देखो सामान्य प्रसार दर्शाएगा। अब सामान्य प्रसार दिखाएगा, यानी या सामान्य व्यवहार। दिक्कत तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच की ही थी। अब सामान्य व्यवहार यानी आयतन में वृद्धि होगी और घनत्व में कमी आएगी। ठीक है, तो ये दिक्कत कहाँ थी, केवल 0 से 4 के बीच में। ये ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, आगे भी पूछा जाएगा, संभावना बराबर है। और ये जो जल का असामान्य प्रसार है, इसीलिए जल यानी अगर मैं बात करूं द्रव अवस्था में, उसका ठोस यानी बर्फ, बर्फ जल यानी ठोस द्रव में भी तैरता है। अदरवाइज दूसरे किसी पदार्थ के लिए बात करूं तो उसकी ठोस अवस्था उसकी द्रव अवस्था में डूब जाती है। जल के लिए, क्योंकि देखो 0 डिग्री सेल्सियस का जो बर्फ होगा, जो बर्फ है 0 डिग्री सेल्सियस या इससे कम ही होगी, लेकिन जो जल है उसका तापमान 0 या 0 से ज्यादा होगा। मान लिया 2 डिग्री सेल्सियस या ज्यादा है, तो देखो आयतन में कमी हो गई तो घनत्व में वृद्धि हो गई। इसलिए अब अगर हम तुलना करें इसकी किसके साथ, बर्फ के साथ, तो बर्फ का घनत्व क्या होता है, कम होता है। तो बर्फ जल में तैरती रहती है। और यही कारण है कि ठंडे प्रदेशों में सतह पर अगर बर्फ जम भी जाए तो अंदर जो जल होता है वो अभी भी क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है। इसलिए जलीय जीव जंतु ऐसी झीलें जम जाने के बावजूद उसके अंदर जिंदा रहते हैं। तो इसके 2 एप्लीकेशन है, इनकी भी बात कर लेते हैं कि जल के इस असामान्य प्रसार के कारण ही बर्फ जल में तैरती है। नेक्स्ट, ठंडे प्रदेशों में झीलों की सतह पर बर्फ जम जाने के बावजूद भी अंदर तरल अवस्था में जल होता है
तरल अवस्था में जल होता है तथा जलीय जीव जीवित रह पाते हैं। ठीक है, तो ये जल का असामान्य प्रसार, ध्यान रखना 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में जब गर्म करते हैं गर्म करने पर आयतन में कमी और घनत्व में क्या हुई, वृद्धि। ठीक है, जबकि होना क्या चाहिए था, आयतन में वृद्धि। लेकिन अब इसका उल्टा कर रहे हैं, 4 से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करेंगे तो आयतन में कमी की बजाय क्या होगी, वृद्धि। घनत्व में वृद्धि की बजाय क्या होगी, कमी। और ये जो असामान्य व्यवहार है, इसी के आधार पर ये दोनों परिघटनाओं को समझा सकते हैं। और फिर लास्ट में बचता है आपके गैसों में प्रसार। तो लिख सकते हैं गैसों में केवल आयतन प्रसार पाया जाता है। ठीक है, गैसों में ऐसी कोई विशेष कंडीशन नहीं बनती। बस ये ध्यान रखें हाँ जरूर कि गैसों में केवल कैसा प्रसार पाया जाएगा, आयतन प्रसार पाया जाता है, केवल आयतन में वृद्धि देखी जाती है। इसलिए गैसों में कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि गैसों की तुलना में जैसे हमने द्रव में बात की, अब गैसों में जो प्रसार होता है बहुत ज़्यादा होता है, और बर्तन जिसमें वह गैस है उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा प्रसार होता है। ठीक है, और ऐसा हम कह सकते हैं कि वास्तविक प्रसार केवल गैसों में ही होता है। यहाँ पर आयतन प्रसार गुणांक और दाब प्रसार गुणांक पे होते हैं, लेकिन उस लेवल पर हमें कोई बहुत ज़्यादा विशेष चर्चा नहीं करनी होती। यहाँ पर बात करें, गैसों में केवल आयतन प्रसार पाया जाता है, और लिख सकते हैं कि ठोस, द्रव एवं गैस में से सर्वाधिक प्रसार गैसों में ही होता है। गैसों में ही होता है। तथा गैसों में होने वाले प्रसार को ही वास्तविक प्रसार कहते हैं। ठीक है, तो ये ऊष्मीय प्रसार अब होता है कंप्लीट। ठीक है, हमने उदाहरण देखे थे दैनिक जीवन में, कांच का टूटना, ग्लास में गर्म पानी डाला, ग्लास टूट गई, पटरियाँ बिछाते वक्त उनके बीच में गैप रखना, तारों को ढीले बांधना। ठीक है, ये सभी ऊष्मीय प्रसार के उदाहरण थे। और ऊष्मीय प्रसार से संबंधित जो थोड़ा सा ऐसे कह सकते हैं जो गणितीय स्वरूप है थर्मल एक्सपांशन का, उसकी भी हमने चर्चा की। अब इसके बाद जैसे हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के पदार्थ, हम सुनते हैं ऊष्मा का चालक है, ऊष्मा का कुचालक है, ऊष्मारोधी पदार्थ है। कौन कौन से ऐसे पदार्थ होते हैं, और किसी भी पदार्थ में ऊष्मा का संचरण कैसे होता है, संवहन या चालन, विकिरण किसके द्वारा होता है। और फिर विभिन्न जो हम परिवर्तन देखते हैं जैसे ऊर्ध्वपातन, ठीक है, वाष्पन, हिमन, उन पर दाब का प्रभाव क्या पड़ता है, इनकी बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।